जी नमस्कार। इधर एक दो तीन दिनों में बहुत सारे प्रश्न इस तरह के खड़े हुए कि क्या मार्क्स की विचारधारा या साम्यवाद समाप्त हो जाएगा या उसको समाप्त किया जा रहा है। इस संबंध में संक्षेप में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह कि कोई भी विचारधारा जानबूझकर न तो आती है और न तो जानबूझकर वो समाप्त होती है और न तो समाप्त हो सकती है। कोई भी विचार परिस्थिति जन्य होता है और उन परिस्थितियों के आलोक में समय और स्थान के कारण जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उनसे दो चार हो रहा कोई व्यक्ति जिसका बौद्धिक स्तर सामान्य से अच्छा होता है, उसके मन में कोई बात या कोई विचार आता है, वो पुष्ट परिमार्जित परिपक्व होकर आगे बढ़ता है और एक विचार का व्यवस्थित स्वरूप या शक्ल ग्रहण करता है। जब विचार आता है तो विचार पुष्ट होने की प्रक्रिया में जाता है और विचार को लेकर व्यक्ति अनगिनत विचार मस्तिष्क में आते रहते हैं। उसमें से कोई एक बात बहुत क्लिक करती है और उसको लेकर व्यक्ति कल्पना करता है, अनेक प्रकार की, अनेक तरीके से कल्पना करता है और उस कल्पना को करते करते फिर उसको मूर्त रूप देने के लिए परिकल्पना करता है, हाइपोथेसिस बनाता है। वो भी कल्पना जैसा ही विषय है लेकिन थोड़ा मूर्तवत होने यानी अमूर्त से मूर्त होने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ता है। फिर वो उसकी परिकल्पना और आगे बढ़ती है, फिर वह संकल्पना का रूप बनती है, कंसेप्ट बनता है, थोड़ा और मूर्त स्वरूप उसका आता है। उसके बाद वो और मूर्त रूप जब अख्तियार करता है तो वो प्रिंसिपल कहलाता है, और अधिक मूर्त होता है तो वो थियरी कहलाती है। प्रिंसिपल और थियरी दोनों के लिए सिद्धांत शब्द प्रयुक्त होता है। सिद्धांत का जो पूर्व पक्ष है और एक उत्तर पक्ष है, यानी पूर्व पक्ष में व्यक्ति अव्यवस्थित सा रहता है, यानी उसकी बात पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, उत्तर पक्ष में पूर्णता को प्राप्त हो जाती है और फिर वह सिद्धांत अंत में नियम या रूल बनता है। जैसे न्यूटन के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ, वो प्रश्न खड़ा होता है किसी विषय के समाधान के लिए कि ये पेड़ से फल नीचे ही क्यों गिर रहा है। उस क्यों का उत्तर ढूंढते वो नियम तक पहुंचता है और इसकी विस्तार से कभी फिर चर्चा करेंगे क्योंकि मूल विषय भटक जाएगा। और फिर वो नियम तक कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, यह बात सामने उभर कर आती है। समाज जीवन में या राजनीति के क्षेत्र में यही प्रक्रिया वहां भी होती है, लेकिन उसका परिणाम और प्रक्रिया का जो स्वरूप होता है वो थोड़ा भिन्न होता है। इन सारी परिस्थितियों में समय काल स्थान की इस वायुमंडल में जो भी विचार आता है, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, वह विचार यदि प्रतिक्रिया में आया है और हिंसक मार्ग है उसका, एक बात हुई। दूसरा, यदि प्रतिसाद में आया है और उसकी प्रक्रिया, उसका कार्य अहिंसक हुआ, तो इन दोनों में बड़ा भेद होता है। प्रतिक्रियात्मक यानी कि रिएक्शन में आया है, प्रतिसादात्मक इसका मतलब है कि रिस्पांस करने में आया है। और जब रिस्पांस में कोई विचार आता है, जन्म लेता है, परिपक्व परिमार्जित और पुष्ट होकर आस्थापित होता है, तो जब वह रिस्पांस के कारण आता है तो वह हिंसक नहीं होता, और हिंसक नहीं होता तो इस तरह के विचार की उत्तरजीविता, लॉन्गिविटी बढ़ जाती है, वो बहुत व्यापक और लंबे समय तक चलती है। लेकिन जो प्रतिक्रिया में आता है विचार, वह
हिंसक स्वरूप में लेता है, छीन लो, काट लो, इसके नाते ऐसा करो, आदि आदि बातें जब आती हैं तो उसकी आयु बहुत लंबी नहीं होती। यहाँ एक तुलना आप कहेंगे कि किसी पूर्वाग्रह में आप पड़ जाएंगे मेरी बात सुनकर, लेकिन ये यथार्थ है। कार्ल मार्क्स 1815 में जन्म लिए, शायद 1815 एक आध वर्ष आगे पीछे हो सकता है, 1883 में दिवंगत हो गए। उनका जितना भी कार्य है दास कैपिटल से लिखने, पढ़ने, बोलने, भाषण देने, अपने शिष्य बनाने, लेनिन और स्टालिन उनके इंग्लैंड में शिष्य बने, वो जर्मनी में पैदा हुए, बहुतायत जीवन उन्होंने इंग्लैंड में व्यतीत किया, बाकी दुनिया के देशों में उनके शिष्य गए, उनकी बातों को फैलाया, लेकिन उनका प्रवास दुनिया में बहुत कम हुआ। ज्यादा जीवन वो जर्मनी में और उससे ज्यादा जीवन इंग्लैंड में उन्होंने बिताया। इंग्लैंड में ही लेनिन और स्टालिन उनके शिष्य बने। उनका जो विचार है वो विचार प्रतिक्रियात्मक है, चाहे वो समाज जीवन को लेकर, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर प्रतिक्रियात्मक है, हिंसक है। 1815 में पैदा हुए, 83 में दिवंगत हो गए वो। उनका सारा कार्य 1840 से लेकर 1864-67 के बीच में सारा उनका लिखना, पढ़ना और जो भी उनके विचार का फैलाव है वो इस बीच व्यापक पैमाने पर उन्होंने किया। दूसरी तरफ दीनदयाल उपाध्याय जी 1915 में पैदा हुए और 1967 में उनका देहावसान हो गया। उनका सारा कार्य, सारा वैचारिक लेखन जो एकात्म मानव दर्शन के नाम से दुनिया में जाना जाता है, वह 1962 से लेकर 1966 के बीच हुआ। उसके पहले उनके मन मस्तिष्क में विचार के स्तर पर वो स्पष्ट, परमार्जित, परिपक्व होता रहा होगा, और लेकिन वो स्वरूप में आया 1962 से 1966 के बीच में। आज की तारीख में 1815 1883 ध्यान रखिए, 1840 से 1867 ध्यान रखिए। फिर दूसरी तरफ दीनदयाल जी के संदर्भ में 1915 से 1967 ध्यान रखिए, 1962 से 1966 ध्यान में रखिए। आज की तारीख में पूरी दुनिया में किस विचार का ज्यादा प्रभाव है, ज्यादा मानने वाले लोग हैं, ज्यादा व्यवहार करने वाले लोग हैं, अध्ययन अध्यापन में ज्यादा प्रक्रिया में कौन है, इसका आप मूल्यांकन करेंगे तो प्रतिक्रियात्मक और हिंसक विचार, प्रतिसादात्मक और अहिंसक विचार, इन दोनों का फर्क आपको बहुत साफ साफ समझ में आएगा। और वो समझ में इस रूप में आएगा कि कार्ल मार्क्स का विचार सोवियत संघ में आया, थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से वो संयुक्त राज्य अमेरिका में गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी घूमकर 1875 में हिंदुस्तान में, दक्षिणी भारत में आया। ये बहुत सारे खेल उनके द्वारा हुए। उनके कुछ शिष्य, महिला शिष्य जो सोवियत संघ के थे, जो ये जादू, टोने, टोटके में विश्वास करके लोगों को प्रभावित करने का काम किया, उनका विवरण यहाँ देना बहुत लंबा विषय हो जाएगा। ये सब कार्य उन्होंने किया, इन सब बातों को उन्होंने फैलाया, लेकिन आज पूरी दुनिया में जो प्रभाव है, लेनिन और स्टालिन ने उनकी बात सोवियत संघ में ले गए। जो पुराना सोवियत संघ था, तब से लेकर सोवियत संघ की स्थिति, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट लागू होने के बाद आज वहाँ का जर्मनी में और इंग्लैंड में कोई व्यक्ति उनका नाम लेने वाला नहीं है। पर पुराने सोवियत संघ में, वर्तमान रूस में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। माओ से तुंग उनकी बातों से प्रभावित होकर चीन में जो उन्होंने किया वो दुनिया के सामने है। कोरोना से लेकर 1911 से लेकर 1937-38 में, 1976 में जो भी हिंसक वारदात हुई, और माओ से के निधन के बाद 1989 में जो तियानमन चौक पर व्यापक बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, इस पिछली शताब्दी में माओ से तुंग के कारण चीन में लगभग 3 करोड़ लोग मरे हैं। ये उनके कार्य का प्रभाव है। मूल्यांकन आप करिए, और 1911 में, 1937-38 में, 1976 में और उनके दिवंगत होने के बाद 1989 में
जो भी हिंसा, 4 बड़ी व्यापक घटनाएं जिसमें लाखों लाखों की संख्या में चीन में लोग मरे, कोरोना में भी लोग कहते हैं कि वहां 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब मौत हुई है। इसका ठीक ठीक आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन कैसे लोगों को जलाया गया, दफनाया गया, क्या क्या हुआ, ये सब वातावरण किस प्रवृत्ति, किस मानसिकता, किस प्रतिक्रियात्मक विचार और किस हिंसक विचार के हैं, इसकी तह में, इसके विस्तार में, गहराई में जाएंगे तो आपको सब बात पता चलेगी। आपको ये पता चलेगा कि जो लगभग 51% आबादी चीन में बौद्ध संप्रदाय की है, लगभग 24% आबादी ताओ मत के लोगों की है, लगभग 15% आबादी चीन में कन्फ्यूशियस मत अवलंबियों की है, बाकी में कुछ हिंदू हैं, कुछ ईसाई हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और दुनिया में फैले यहूदी आदि बाकी संख्या में वहाँ विद्यमान है लगभग 9-10%। ये जो 90-91% आबादी है वो कहीं से भी चीन की माओ से संबंधित विचार के से प्रभावित नहीं है। उनको प्रभावित रखने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जो एकांगी सरकार है, वहां 10 अन्य पार्टियों का भी पंजीकरण है, लेकिन उन पार्टियों को चुनाव में भाग लेने और किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। वो परामर्श दे सकते हैं, लेकिन उनके परामर्श को मानना न मानना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार है। और कैसे इस तरह से हिंसक, एक तरह से इमरजेंसी शासन वहां चलाई जा रही है, साम्यवाद, मार्क्सवाद का मखौल किस तरीके से उड़ाया जाता है, सामाजिकता और अर्थव्यवस्था के स्तर पर किस प्रकार की दुर्विसंधि का शिकार चीन इस समय है। आप चीन की आंतरिक स्थिति का मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा ली जिनपिंग किस स्तर पर दुनिया में कैसे कार्य कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन आप करेंगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। इसलिए जो भी प्रतिक्रियात्मक और हिंसक विचार दुनिया में कभी भी कहीं भी आएगा, वो स्थापित भी हो सकता है किसी क्रांति के कारण, किसी बलपूर्वक आंदोलन के कारण, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। जनमानस स्वीकार नहीं करता। व्यक्ति का मनोविज्ञान यह होता है कि वो शांति, सुरक्षा और सम्मान के भाव में लंबे समय तक अपने जीवन को चला सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया में, हिंसा में और हत्या की परिस्थिति में लंबे समय तक, चाहे कोई कितना हो क्रूर व्यक्ति हो, कितना हो निर्दयी व्यक्ति हो, वो लंबे समय तक उसमें सरवाइव नहीं कर सकता, उसकी उत्तरजीविता बनी नहीं रह सकती। इस बात को बहुत ठीक से समझना चाहिए। किसी भी पूर्वाग्रह में पड़े बिना इस बात को रियलाइज करिए, आप समझिए, उसकी तह में जाइए, उसकी गहराई में जाइए, तो आपको पता चलेगा कि वैचारिक स्तर पर दुनिया में कैसे कैसे लोग क्या क्या करते हैं। और वह स्तर, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत विस्तार से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। कभी आने वाले समय में पुनः इसकी चर्चा का अवसर आएगा। लेकिन लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ये एक तरह से वैचारिक युद्ध का चुनाव है। वैचारिक युद्ध में इस सत्ता भी किसको हासिल होगी, कौन प्राप्त करेगा और सत्ता का किस प्रकार कैसा उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग करेगा, यह भी आने वाले 4-5 जून को पता चलेगा। और इस आलोक में वैचारिक धरातल पर हम कितने पुष्ट परिमार्जित हैं, भारतीय मानसिकता से कितने ओतप्रोत हैं, इसको हमको समझना, जानना और तय करना है और निर्णय करना है कि हम भारतीयता के साथ हैं कि अभारतीयता के साथ हैं। मेरा निवेदन सबसे है कि भारतीय मानसिकता में रहिए, पूर्वाग्रह त्याग कर रहिए। धन्यवाद।